नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में लंपी स्किन रोग के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव का तरीका। सर्पगंधा की खेती करके कमाई लाखों की आय। लंपी स्किन दुधारू पशुओं में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। अक्सर बारिश के मौसम में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस बीमारी के कारण पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता तो घटती ही है, साथ ही अगर पशुओं का सही इलाज नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। अभी किसानों के बीच इस बीमारी को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई है, इसलिए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से, जो कि लंपी स्किन रोग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देंगे। तो देखें और लाभ उठाएं। लंपी स्किन डिजीज जो कि ये एक चमड़ी की बीमारी है, लेकिन ये विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित वही विषाणु है, वही वायरस है जिससे कि बकरियों में पॉक्स होती है, भेड़ में पॉक्स होती है, जिसको कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं। इसी का दूसरा स्ट्रेन है जो कि गाय में लंपी स्किन डिजीज फैला रही है। अब ये बीमारी होती कैसे है? मान लिया कि किसी गाय को हो गई है तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि इस गाय में टच होने से हो जाती है ना, न तो उसके लार से होती है, न तो उसके साथ में खाना खाने से होती है, बल्कि इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि जो बीमार पशु है उस पे कोई मच्छर बैठेगी, उसको खून चूसने के लिए कोई मक्खी बैठेगी, कोई कीड़े बैठेंगे, वही खून लगा हुआ यदि वो मक्खी दूसरे जानवर पे बैठती है और फिर उसका खून चूसती है, मतलब इसका खून उसके खून में ट्रांसफर होती है, उसके द्वारा वायरस ट्रांसफर होती है, जिससे वो बीमारी फैलती है। इसके बाद यदि कोई पशु चिकित्सक का कोई भी इंजेक्शन दिए बीमार पशु को और उसी इंजेक्शन से यदि बिना स्टेरिलाइज किए हुए स्वस्थ पशु को इंजेक्शन देते हैं तो जिसके कारण इन्फेक्शन होती है। तो क्लियर कट समझ गए कि ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, लेकिन मक्खी मच्छर के काटने से होती है और ब्लड को एक दूसरे से ट्रांसफर होने से होती है। लंपी का कारण कैप्रीप्रॉक्स वायरस है, जो मक्खी और मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। कोई भी पशु इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और अंत में दूध पर असर डालता है। तो इस बीमारी में क्या होती है कि ये मौसम जो होती है ये बरसात के मौसम में ही होने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसका कारण यही है कि बरसात के समय में जो मक्खी मच्छर और कीड़े जो काटने वाले होते हैं ये सब की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इस बीमारी के होने की संभावना इस सीजन में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम इसके लक्षण के बारे में। तो कोई भी विषाणु जनित बीमारी है उसी तरह का लक्षण इसमें भी शुरुआत में आती है। मतलब पहला कंडीशन रहेगा कि जानवर को बुखार आएगी और इसके बाद मुंह से लार आने लगेंगे, पानी गिरने लगेंगे, आँख नाक से पानी आने लगेगी। इसके बाद क्या होगा, ये एकदम प्राइमरी स्टेज में आती है। इसके बाद क्या होती है, पूरे शरीर पे नोडुल्स दिखेंगे। फिर इसके अगला स्टेज में क्या, यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट स्टेज जो आएगी उसमें क्या होगी, हो सकता है घाव बन जाए, उसके बाद पूरे शरीर में घाव हो जाएगी और जानवर खाना पीना बंद कर देती है बुखार के कारण भी, है ना, और इसके बाद दूध उत्पादन भी कम हो जाएगी। इस तरह से किसान को आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी दुर्लभ हो जाती है किसानों की। अब इसका हम कह सकते हैं कि बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहले बचाव के बारे में सोचे हम लोग, है ना। तो बचाव के लिए क्या करना है, जैसा कि पहले बता चुके, बीमारी होने का कारण कीड़े मकोड़े प्राथमिक है। तो सबसे पहले अपने फार्म को कीड़े मकोड़े से दूर रखें।
पशुपालक भाइयों, पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को स्वच्छ और साफ रखें। पशुओं के आसपास की गंदगी, गोबर इत्यादि को नियमित रूप से साफ करें। पशुओं के इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना मच्छर, मक्खी व कीड़े मकोड़े वहां अपना घर बना सकते हैं। प्रत्येक 3 महीने के अंतर पर पशुओं को आंतरिक परजीवी नाशक दवा का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पशु को अच्छा खान पान, विटामिन और खनिज लवण देना चाहिए। इसके साथ ही लिवर टॉनिक व बालों के लिए कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। फिनाइल हो या ब्लीचिंग पाउडर हो, इसका छिड़काव करते रहे जिससे कि कीड़े मकोड़े आपके फार्म में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ इसके लिए प्रॉपर वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन यह है कि कैप्री पॉक्स वायरस के लिए जो वैक्सीन आती है या गोट पॉक्स के लिए, वो वैक्सीन अपने गाय में दिलवाएं आप। इससे क्या होगा, क्रॉस इम्यूनिटी होगी, जिसके कारण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ये बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है कि जो इन्फेक्टेड गाय है उसको एकदम अलग करके बांध दे, स्वस्थ पशु से अलग रखें, ताकि उसको मक्खी मच्छर काटे भी तो वहां तक लिमिट रहे, और हो सके तो हो जाने के बाद उसको मच्छरदानी से घेर दें, मच्छरदानी के अंदर उसको बंद कर दें। स्वस्थ, यदि ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो स्वस्थ पशु को बंद कर दें मच्छरदानी के अंदर, ताकि उसके मच्छर या कीड़े जो हैं बाहर आके स्वस्थ पशु को नहीं काटें। यदि बीमारी हो गई तो उपचार क्या करना है, तो उपचार के लिए तो सबसे पहला सलाह यही दी जाती है कि सबसे पहले आप पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। जब आपको लगे कि ये सब लक्षण दिख रही है तो नज़दीक में जो भी पशु चिकित्सक उपलब्ध हो उनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरनाक तभी होती है जब हम लोग पशुपालक उसका केयर नहीं करते हैं, केवल पशु चिकित्सक के भरोसे रहते हैं। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ध्यान दें, अपने पशु को बचा सकते हैं। इससे ज्यादा डरने की बात नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे। और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है तो वक्त के साथ खेती बाड़ी में भी बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में औषधीय फसलें की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सर्पगंधा की बात करें तो अभी इसकी खेती करने का सही समय है, जिसके बारे में तकनीकी सुझाव दे रहे हैं वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर युगेश्वर मिश्रा। आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉयल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है। एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2, जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड्स हमारे में उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त होती है।
साथ ही जीवाश्म युक्त भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें और पहली बरसात के बाद 10 से 12 टन गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौधा तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुना 10 मीटर क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौध तैयार करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे लगाकर हजारे की सहायता से पानी दे। 20 से 40 दिन के अंदर बीज उपजना शुरू हो जाते हैं। मध्य जुलाई में पौधे खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसका रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है। जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी व रेत में मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाएं और क्यारियों को उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 3 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई। इसके लिए तने की 15 से 22 सेंटीमीटर कटिंग को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं। जब जड़ें व पत्तियां निकल आए तथा उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए रुपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 10 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें। बरसात का समय इसकी रुपाई के लिए उपयुक्त रहता है, इसलिए आप इसकी रुपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। चूँकि ये शेड लविंग या छाया वाली जगह पे होता है ये क्रॉप, तो इसीलिए आप प्रयास ये करें कि जहाँ पर पहले से कोई ट्री वगैरह मौजूद हैं, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से छाया पड़ रही है, वैसी जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए, जिससे इसका उपज जो है वो ज़्यादा मिलता है हमको। सर्पगंधा की 50 से 60 दिन की पौध जिसकी ऊंचाई 7 से 10 सेंटीमीटर हो, उसकी रोपाई आप कर सकते हैं। नर्सरी से पौध उखाड़ने समय इस बात का ध्यान रखें कि पौध की जड़ टूटने ना पाए। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट हील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर खाद जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है हम कम से कम 10 से 15 किलोग्राम खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर की स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। और इसके उपज के बारे में बताना चाहूँ तो कम से कम 350 से 450 जो रूट हील्ड है, रूट हील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है। एकड़ की बात करूँ मैं तो आपको कम से कम 2200 या 2500 किलोग्राम के आसपास आपको पूरा उपज मिल सकता है। और इसका जो उपज का कॉस्ट होता है वो यदि मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, जैसे कि मुख्य बाजार जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में कटनी में बहुत बड़ा बाजार है इसका, रतलाम में है, रायपुर में है और धमतरी छत्तीसगढ़ में। और एक टोटल इकोनॉमिक्स यदि बात करूँ मैं तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका।
और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में धान की फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं में है और इसी समय फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, जो कि अभी से लेकर बाली बनाने की अवस्था तक फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। अगर किसान इस कीट की पहचान कर समय रहते इसका नियंत्रण कर ले तो इस फसल को इस कीट प्रकोप से बचा सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार से। हाँ किसान भाइयों, वो आज के समय में अब रोपनी सबकी खत्म हो गई है। एक कीड़ा जो धान पे लगता है तना छेदक, वो बहुत ही दुष्ट कीड़ा है जो 20 से 80% तक आपका क्षति पहुंचाता है। इसमें जो तना छेदक है प्रमुखतः 6 तरह की भारतवर्ष में पाई जाती हैं, जिनमें से एक जो है प्रमुख है और वो आपको पौधशाला से लेकर खेत तक ये दिक्कत करता है। किसान भाइयों, क्या है कि अगर खेत पे तना छेदक का प्रकोप हुआ है, वहीं यदि बात करें तना छेदक के लक्षण की, तना छेदक पौधे में लग जाता है, वह तना को अंदर से खाता रहता है। उसके बाद तना सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद पौधा लाल कलर का हो जाएगा और उसके बाद पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम तना छेदक कीट को पहचान सकते हैं। तो इसका शिशु जो है वो कोमल पत्तियों को पहले खुरच कर खाता है। उसके बाद क्या करेगा कि वो तना में गांठ के पास वो छेद करके घुस जाएगा और तने को छेद कर देगा, जिसका नतीजा ये होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है वो सफ़ेद हो जाती है धीरे धीरे, और अगर उसको आप हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो वो टूट के निकल जाएगी, आपके हाथ पे आ जाएगी। ये तो हुआ जब वनस्पतिक विकास हो रहा है, उस समय तना छेदक का जो प्रकोप होता है। फिर आते हैं हम, अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बाली आने के समय में अगर इसका प्रकोप होने लगता है तो क्या होता है कि अगर दाने बनने शुरू हुए हैं तो दाने नहीं भरते हैं। उससे क्या होता है कि जो दाना होता है वो खखरी रह जाता है। जो मैंने पहले बताया वनस्पति के समय में, उसमें जो बीच में उजला बनता है, पत्ता होता है, रंग होता है, उसको मृतकंद बोलते हैं। इस कीड़े का जो बचाव करना है तो कुछ बातों पर ध्यान देंगे किसान भाई, तो इससे बचाव हो जाएगा कि आप जो मेड़ है या जहाँ भी आसपास खेत के अगल बगल सारे जगह खरपतवार का आप समूचा नाश कर दें, वो उनको पूरी अच्छी तरह से निकाल दें, क्योंकि खरपतवार पे ये कीड़े रहते हैं और फिर जाके आपके खेतों पे ये समस्या पैदा करते हैं। ये तो हुई साफ सफाई या सावधानी की बात। कीट रोकथाम के उपाय: फसल में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए। वही खेत में जगह जगह पर 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं।
1 से 2 प्रकोपित पत्ती दिखाई देने पर प्रोफेनोफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्यूनालुफास 25 EC 1.5 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर खेत पे इसका प्रकोप हो गया है तो 2 दवा है, एक फ्लूबेंडामाइड है और एक क्लोरअंट्रानिलिप्रोल है। ये रासायनिक दवा है। इसका आप 3 लीटर पानी में 1 ml का घोल, 1 मिलीलीटर का घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो फायदा होगा। दूसरा, अगर खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर का अगर पानी है, आप दानेदार कीटनाशी है उसका आप व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये अगर आप कम से कम 10 kg का प्रति एकड़ प्रयोग कर दें। उसके बाद बाज़ार में अभी कुछ ऐसे भी दवा आए हैं जो 2 दवाओं को मिलकर बना है। उस दवा का जिसमें थायोमेथाक्साम इत्यादि मिला रहता है, तो इसको क्या करते हैं 7 से 7.5 kg प्रति एकड़ के दर से आप या तो रासायनिक जो खाद है उसमें मिला लें या बालू में मिला लें और इसका छिड़काव करें, तो इससे आपका इस कीड़े से बचाव हो जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव कुतुम्बा, जिला औरंगाबाद के किसान राजकिशोर वर्मा ने। आप कद्दू वर्गीय फसलों में कीटों की नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो राजकिशोर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कद्दू वर्गीय सब्जी हमारे बिहार में हम लोग जनरली जो गरम और जो हम लोग खरीफ जो फसल लेते हैं उसमें हम ज़्यादातर उगाते हैं। और इस फसल में जो है शुरू से लेके अंतिम तक बहुत सारे कीड़े का समस्या देखा जाता है, किसान द्वारा बताया जाता है। तो इसी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कीट के बारे में हम बताएं जिसका नाम है लाल ब्रिंग व रेड पंपकिन बीटल। इनको हम कैसे पहचाने? ये लाल कलर का होता है व भूरा कलर का हल्का सा होता है देखने में। और ये आप देखिएगा जब शुरू में लगाइएगा 2 से 4 पत्ती में ये पूरा पत्ते को ये चाट के चला जाता है। चाट के चला जाने का मतलब पत्ता में हरा पोर्शन का जो टिश्यू है वो पूरा खा के चला जाता है। सिर्फ पत्ते का जो वेन है सिर्फ वही दिखता है, दूर से लगता है जैसे पत्ता जला हुआ है, भूरा कलर का पत्ता हो जाता है। और ये 2 लीफ से 4 लीफ तक इतना डैमेज करता है जिसके कारण जो है पौधा में बरवार जो ग्रोथ है, ग्रोथ में बहुत हद तक इनका असर होता है। इनके कंट्रोल के लिए अगर हम जैविक विधि में जाए तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अगर हम रासायनिक विधि में जाना चाहें, रासायनिक विधि में बहुत सारे दवा है, जैसे क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो बाजार में नाक के नाम से आता है, उसका मात्रा 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करें बहुत हद तक कंट्रोल होगा। दूसरा दवा प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करें ये भी बहुत हद तक कंट्रोल देगा। उसके बाद थोड़ा सा जब पौधा बड़ा होगा, जैसे हम आपको बताएं थ्रिप्स जो काला कलर का होता है व ब्राउन कलर का होता है जो आँख में नहीं देख पाएंगे आप, वो पत्ते के निचले सतह पे रहता है। सादा मक्खी जो सुबह के 6 से 7 के टाइम में बहुत एक्टिव रहता है। ये क्या करते हैं, पत्ते से नीचे पोर्शन से रस चूसता है। और ये जब रस चूसता है तो पत्ता का जो कलर है वो पहले हरा से पीला हो जाता है, छुप छुप होके, फिर
फिर साइड में ये भूरा कलर हो जाता है। कभी कभी ये वायरस डिजीज भी ट्रांसमिट करता है बहुत सारे पौधा में। तो इनके लिए हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, तो हमको बीज शोधन से शुरू करना पड़ेगा। बीज शोधन हम इमिडाक्लोप्रिड और थायोमिथाक्सम जो बाजार में एक तरह के नाम से है, इसका 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से बीजोपचार करें। अगर आप रासायनिक में आते हैं तो रासायनिक में बहुत सारा रासायनिक दवा है, जैसे मैं इमिडाक्लोप्रिड दवा बताया जो बाजार में कन्फीडर बैडबैर के नाम से जाना जाता है, 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके। दूसरा थायोमिथाक्सम जो एक तारा बाजार में आ रहा है, वो भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दे या फिर जलाकर नष्ट करें, जिससे इस रोग का फैलाव कम हो सके। इसके अलावा रोग अवरोधी किस्मों का ही चयन करें। बीजों को हमेशा उपचारित करके ही बुवाई करें। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा फसल को ही टारगेट करता है, जो फल मक्खी बोले, आप देखिएगा जो खीरा मिट्टी में सड़ा हुआ मिलेगा, जो करेला है, छोटा छोटा करेला पीला कलर होकर गिर के रह जाता है, उसमें छेद दिखाई देगा, उसमें रस चूता दिखाई देगा आपको। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जैविक में ही जाना पड़ेगा। जैसे हम नीम का ऑयल का बारे में बताए, गोमूत्र गोबर के बारे में बताए, यही छिड़काव आपको जब छोटा रहेगा फसल पौधा, बस फल जब छोटा रहेगा उसी समय से आपको छिड़काव करना। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18